आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर्स। इस लेक्चर में मैं जो टॉपिक कवर करूँगा वो है व्हाट एंड व्हाई कैरेक्टरिस्टिक। हमें कैरेक्टरिस्टिक की क्यों ज़रूरत होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है, वो हम सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स का क्लासिफिकेशन या टाइप्स देखेंगे कि कितने तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है डीसी मशीन के केस में। और उसके बाद हम डिफरेंट मशीन्स लेंगे, डीसी जनरेटर मशीन्स, और उन मशीन्स को वन बाय वन देखेंगे कि उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से प्लॉट की जाती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट एंड व्हाई कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि जैसे हम किसी भी व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक या बिहेवियर को हम कैसे समझते हैं कि वो किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है, उसी तरह से यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिकल मशीन ले रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल मशीन के इनपुट को चेंज करेंगे, यहाँ पर इनपुट पैरामीटर्स हो सकते हैं फील्ड करंट, वोल्टेज या आर्मेचर करंट, तो या लोड करंट, तो इनके चेंज होने के साथ आउटपुट में कैसे चेंज आएगा, यह मशीन किस तरह से रिएक्ट करेगी। आउटपुट में हो सकता है आउटपुट पावर, जनरेटेड वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, टॉर्क। तो ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, इन पैरामीटर्स का वेरिएशन किसी दूसरे पैरामीटर के वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। क्यों ज़रूरत होती है कैरेक्टरिस्टिक की? कैरेक्टरिस्टिक की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर हमें पता है कि हमें इस मशीन में इस तरह से इनपुट को चेंज करने पर यह आउटपुट मिलेगा, तो हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे पास डीसी सीरीज़ मोटर है, तो हमें पता है कि डीसी सीरीज़ मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। तो हम इस तरह की मोटर को एक ट्रैक्शन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि डीसी मोटर में जो स्पीड कंट्रोल होता है वो शंट मशीन में वो आसान होता है, तो हम ऐसी जगह जहाँ पर स्पीड वेरिएशन रिक्वायर्ड होगा, स्पीड कंट्रोल रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पर डीसी शंट मोटर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक पता है, बिहेवियर पता है मशीन का, तो हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए उस मशीन को अपॉइंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रोल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कि हम किस एप्लीकेशन में किस मशीन को यूज़ करेंगे आसानी से समझ सकते हैं। तो कितने तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो देखते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक को अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो वो मेनली दो तरह की होती है, मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक और लोड कैरेक्टरिस्टिक। मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक को ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, मीन्स इसमें कोई लोड नहीं लगा होता है। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है लोड कैरेक्टरिस्टिक। लोड कैरेक्टरिस्टिक को अगेन क्लासीफाई किया जा सकता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के रूप में। तो वन बाय वन देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, समझते हैं इसे। सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक। अभी मैंने बताया था इसे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक भी कहा जाता है या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक जब ड्रॉ की जाती है या प्लॉट की जाती है तो उस समय पर, ये देखिए यहाँ पर, इस समय पर लोड कनेक्ट नहीं किया जाता है, यहाँ ओपन टर्मिनल रखा जाता है और ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पर प्लॉट किया जाता है। किसके रिस्पेक्ट में? फील्ड करंट के रिस्पेक्ट में। तो फील्ड करंट यहाँ पर इनपुट है और आउटपुट के रूप में यहाँ क्या लिया जा रहा है? जनरेटेड वोल्टेज। तो एक इसे इस तरह से प्लॉट किया जाता है जिसमें वाई एक्सिस पे जनरेटेड वोल्टेज होता है। जनरेटेड वोल्टेज हमें पता है कहाँ जनरेट होता है? आर्मेचर के टर्मिनल पर। तो आर्मेचर के टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और एक्स एक्सिस पे फील्ड करंट लेते हैं। हमें ये भी पता है कि जो फ्लक्स होता है वो फील्ड करंट पे डिपेंड करता है, तो फील्ड करंट को एक्स एक्सिस पे लेना मीन्स फ्लक्स के वर्सेस हम इस जनरेटेड वोल्टेज को प्लॉट कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है? मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स मैग्नेटाइजेशन को हम वेरी कर रहे हैं, फ्लक्स को वेरी कर रहे हैं और जनरेटेड वोल्टेज प्लॉट कर रहे हैं। नाम से यहाँ पर वो दिख रहा है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि यहाँ कोई लोड नहीं लगाया है, लोड करंट जीरो है यहाँ पर मशीन में, इसलिए इसे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक
भी नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ जो टर्मिनल वोल्टेज है ये ओपन है, इसलिए यहाँ पर इसे OCC भी कहा जाता है। यहाँ ये किस तरह से फ्लक्स या करेंट पे डिपेंड होता है जनरेटेड वोल्टेज, उसके लिए हमने EMF इक्वेशन समझी थी कि जो जनरेटेड वोल्टेज होता है वो फ्लक्स पे डिपेंड करता है और स्पीड पे डिपेंड करता है। तो यदि बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट एज्यूम किया जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं जनरेटेड वोल्टेज इज़ प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एंड स्पीड इज़ गिवन इन RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो रोटर की स्पीड को हम यहाँ पर ले रहे हैं। अगर एक कांस्टेंट स्पीड पे रन किया जाए जनरेटर को, जो हमारा प्राइम मूवर है उसे अगर कांस्टेंट स्पीड पे रन करेंगे तो जनरेटर का रोटर भी एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करेगा। तो अगर हम यहाँ पर जनरेटेड EMF देखेंगे तो हमें मिलेगा कि वो केवल फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड भी कांस्टेंट हो गई है। तो ये फ्लक्स को कैसे वेरी किया जा सकता है, इस फील्ड करेंट के रूप से, क्योंकि हमें पता है कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स पे। मैग्नेटोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो यदि हम करंट को वेरी करेंगे, सप्लाई वोल्टेज DC सप्लाई वोल्टेज को चेंज करेंगे किसी भी मशीन में, तो करंट चेंज होगा। करंट के चेंज होने के कारण मैग्नेटोमोटिव फोर्स चेंज होगा। ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स यहाँ पर फ्लक्स डेवलप करेगा। इस फ्लक्स के कारण यहाँ पर EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो और जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ेगा ये इंड्यूस्ड EMF भी बढ़ना चाहिए। तो अगर हम इसे प्लॉट करेंगे तो हमें इस तरह से मिलना चाहिए। अगर हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मीन्स पहले से कोई फ्लक्स यहाँ पोल में हो तो प्लॉट करें, तो ये 0 से न शुरू होते हुए ये कहाँ से शुरू होगा, थोड़ा सा ऊपर से शुरू होगा। ये मीन्स फील्ड करंट 0 होगा, तब भी हमें कुछ ना कुछ जनरेटेड EMF मिलेगा। पर यहाँ इस ग्राफ में हमने इसे माना है कि रेसिडुअल फ्लक्स 0 था, तो वो धीरे धीरे फील्ड करंट हम बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से प्लॉट हमें मिल रहा है। शुरू में हमें जो कर्व मिलेगा वो एक लीनियर कर्व मिलेगा, पर एक लेवल के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर सेचुरेशन आता चला जाएगा। क्यों आएगा ये, क्योंकि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं उस मटेरियल की कुछ ना कुछ फ्लक्स को कैरी करने की, अपने अंदर सेटअप होने देने की एक लिमिट होती है। एक लेवल के बाद मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ेगा, फिर भी मशीन में फ्लक्स सेटअप नहीं होगा सेम प्रोपोर्शन में जैसा कि शुरू में हो रहा था। तो धीरे धीरे फ्लक्स के बढ़ने का प्रोपोर्शन कम होता चला जाएगा, जिसके कारण जनरेटेड EMF हमें लीनियरली वेरी ना होते हुए इस तरह से चेंज होता हुआ मिलेगा। एक लेवल ऐसा आएगा जब हम चाहे कितना भी फील्ड करंट बढ़ाएं, फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे समय पर सेम स्पीड पर कांस्टेंट जनरेटेड वोल्टेज हमें इस तरह से मिल जाएगा। तो ये होती है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हमेशा बिना लोड के ही ड्रॉ की जाती है, इसलिए इसे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। हम क्लासिफिकेशन जब देखा था तो हमने इसे ब्रॉडली 2 तरह से क्लासीफाई किया था, मैग्नेटाइजेशन एंड लोड। मीन्स यहाँ हम नो लोड कैरेक्टरिस्टिक देख रहे थे, अब हम देखते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक जो कि तब ड्रॉ की जाती है, जब प्लॉट की जाती है, जब मशीन में लोड लगाया गया हो। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, एक शंट मशीन ली है मैंने और यहाँ पर लोड लगाया है। तो लोड लगा है मीन्स यहाँ पर लोड करंट भी फ्लो होगा। तो ऐसे समय पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट की जाएगी लोड के लगाने के बाद, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाती है, लोड कैरेक्टरिस्टिक। लोड कैरेक्टरिस्टिक को अगेन 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल मीन्स बाहर की साइड। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि हमने जो लोड लगाया है एक्सटर्नल साइड, वहाँ के रिस्पेक्ट में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ बाहर में हमें आउटपुट साइड क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिलता है टर्मिनल वोल्टेज। जो वोल्टेज हमें यहाँ मिलता है लोड के क्रॉस, उसे हम VT से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है उसे हम लोड करंट कहते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट की जाती है वो VT वर्सेस लोड करंट प्लॉट की जाती है, इसलिए इस कैरेक्टरिस्टिक को एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल साइड के पैरामीटर्स को लेके हम ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तो आर्मेचर में इंटरनल साइड जितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है
वो है Eg, और इंटरनली आर्मेचर वाइंडिंग में करंट कितना फ्लो हो रहा है, Ia यानी आर्मेचर करंट। तो ये करंट और यहाँ का ही वोल्टेज हम यहाँ लेके चल रहे हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इंटरनल साइड यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मीन्स जब लोड लगा हो और उस समय पर दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की जा सकती है, एक तो यहाँ के वोल्टेज और यहाँ के करंट के लिए, और दूसरा यहाँ के वोल्टेज और यहाँ के करंट के लिए। तो इस तरह से एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है और एक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। अब हम देखते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह से डिफरेंट मशीन के लिए ड्रॉ किया जाता है, किस तरह से प्लॉट किया जाता है इन कैरेक्टरिस्टिक को। तो हमारे पास जो डिफरेंट डीसी जनरेटर मशीन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आता है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में वो किस तरह से प्लॉट की जाती है। यहाँ पर हम ईएमएफ इक्वेशन लेते हैं, अभी हमने समझा था ईएमएफ इक्वेशन में सेम जो है वो फ्लक्स पर डिपेंड करती है और फ्लक्स फील्ड करंट पर डिपेंड करता है। तो यदि हम फील्ड करंट को वेरी करेंगे तो फ्लक्स वेरी होता है, और फ्लक्स के वेरी होने के साथ जनरेटेड ईएमएफ भी चेंज होता चला जाता है। एक लेवल के बाद सैचुरेशन आता है तो कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से प्लॉट हो जाती है। ये हम जब भी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के लिए, तो हमें यहाँ पर दिखता है कि फील्ड करंट के चेंज होने पर आर्मेचर करंट चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन डायरेक्टली नहीं होता है फील्ड करंट या आर्मेचर करंट का। और क्योंकि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है तो लोड करंट जीरो होता है, तो यहाँ पर आर्मेचर करंट भी इस केस में जीरो होता है। तो इसे यहाँ जब हम ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं तो केवल फील्ड करंट और जनरेटेड ईएमएफ की ही बात करेंगे। और जो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है ये हम चेंज कर सकते हैं, इसका लेवल बदल सकते हैं। कैसे? यदि हम स्पीड को चेंज करें, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो जनरेटेड वोल्टेज होता है वो स्पीड पर भी डिपेंड करता है। तो यदि आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो सेम फ्लक्स पर, सेम फील्ड करंट पर आपको और ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो मान लीजिए आप एक यहाँ पॉइंट ले रहे हैं जिसमें ये जैसे यहाँ एक फील्ड करंट ये पॉइंट लिया आपने, तो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर स्पीड पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलेगा। पर यदि स्पीड बढ़ेगी, अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, ये स्पीड को चेंज किया जाए, तो और ज़्यादा जनरेटेड वोल्टेज मिलेगा सेम फील्ड करंट पे। तो वो कहाँ मिल जाएगा? ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसी तरह से और स्पीड बढ़ाई जाए तो और ज़्यादा वोल्टेज मिलना चाहिए, तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पॉइंट अगर ड्रॉ किए जाएंगे डिफरेंट, तो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ये कैरेक्टरिस्टिक ऊपर की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी। यहाँ दिख रहा है N3 इज़ ग्रेटर देन N1, यानी N3 जो है उसकी स्पीड या N3 की वैल्यू N1 से ज़्यादा है। तो N3 पर आपको जो जनरेटेड वोल्टेज मिल रहा है वो अपवर्ड साइड मिल रहा है। अब देखते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक फॉर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। हमने देखा था कि दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो इन कैरेक्टरिस्टिक को समझने के पहले हम सबसे पहले देखते हैं लोड सैचुरेशन कर्व। लोड सैचुरेशन कर्व क्या होता है? तो यहाँ देखिए आप, ये लोड सैचुरेशन कर्व कहलाता है। यहाँ पर फील्ड करंट हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और यहाँ पर जनरेटेड वोल्टेज ले रहे हैं। तो अगर आप नो लोड पर आप प्लॉट करेंगे इस कर्व को, जनरेटेड वोल्टेज कहाँ जनरेट होता है? आर्मेचर के टर्मिनल पे यहाँ पर। तो आर्मेचर के टर्मिनल पर जो वोल्टेज जनरेट होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, जो ऊपर वाला आपको कर्व दिख रहा है, अभी हमने देखा था, इस तरह से प्लॉट होता है। अब यदि धीरे धीरे हम लोड बढ़ाएं, क्योंकि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है अब क्या है, अब ये हो गई है लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो लोड कैरेक्टरिस्टिक मीन्स लोड का कनेक्ट होना यहाँ टर्मिनल पे एक्सटर्नल साइड,
लोड जब कनेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, लोड करंट ड्रॉ करेगा। तो लोड करंट ड्रॉ होगा तो आर्मेचर करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में दिख रहा है आर्मेचर करंट लोड करंट के बराबर होगा। जो भी आर्मेचर करंट की वैल्यू होगी वही लोड करंट की वैल्यू होगी। कहीं करंट कोई डिवाइड नहीं हो रहा है किसी ब्रांच में। तो यदि लोड बढ़ेगा मीन्स आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा। यदि आर्मेचर करंट बढ़ता है तो हमने देखा था आर्मेचर रिएक्शन में कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ता है आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ता है, और इस आर्मेचर के फ्लक्स के कारण आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन इज नथिंग बट द इंटरेक्शन ऑफ आर्मेचर फ्लक्स विद द मेन फील्ड फ्लक्स। तो जब आर्मेचर का फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आते हैं, जिसमें हमने देखा था डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट भी होता है। ये जो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है उसके कारण जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी लोड बढ़ने से तो क्या होगा, जनरेटेड ईएमएफ भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जनरेटेड ईएमएफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि लोड करंट बढ़ने के साथ आपको जो जनरेटेड वोल्टेज मिलेगा वो कम मिलेगा, जबकि नो लोड पर आपको जनरेटेड ईएमएफ ज़्यादा मिल रहा था। तो ये जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ करी है सेकेंड नंबर पे, ये डाउनवर्ड साइड है, इससे नीचे के लेवल पे क्यों मिल रही है हमें ये कैरेक्टरिस्टिक नीचे, क्योंकि यहाँ पर हमने आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कंसीडर किया है। अब यहाँ पर अगर हम केवीएल लूप लगाएं, मेश एनालिसिस लगाएं में केवीएल लॉ से, तो यहाँ पर वीटी है, यहाँ आर्मेचर बाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो हमें यहाँ जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रहा है वीटी, उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए केवीएल लॉ से मेश एनालिसिस लगा के, जो टोटल जनरेटेड वोल्टेज होगा उसमें से IARA ड्रॉप हो जाएगा, मीन्स कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप इस आर्मेचर बाइंडिंग के रेजिस्टेंस में ही हो जाएगा। तो हमें टर्मिनल वोल्टेज रिड्यूस लेवल पे मिलेगा। तो यदि लोड करंट चेंज होगा, लोड करंट बढ़ेगा, यहाँ पर यदि लोड करंट बढ़ रहा है तो आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा। इस आर्मेचर करंट के बढ़ने के कारण IARA ड्रॉप की वैल्यू भी बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब हमें जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी आर्मेचर करंट की, वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। तो यदि हम टर्मिनल वोल्टेज को प्लॉट करें विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड करें तो वो हमें इस तरह से मिलना चाहिए। सेम फील्ड करंट पर पहले हमें ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा था, पर कुछ ना कुछ IARA ड्रॉप हुआ है तो टर्मिनल वोल्टेज हमें कम मिलेगा जनरेटेड वोल्टेज के कंपैरिजन में। तो इस तरह से हमें एक लोड कर्व समझ में आया कि लोड सैचुरेशन कर्व की फील्ड करंट चेंज होता है तो किस तरह से जनरेटेड वोल्टेज को प्लॉट किया जा सकता है और किस तरह से टर्मिनल वोल्टेज को प्लॉट किया जा सकता है। तो अब हम, अगर हमें ये ग्राफ समझ में आ गया है तो हम आसानी से एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को भी प्लॉट कर सकते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक और इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से किसके वर्सेस प्लॉट की जाती है। सबसे पहले इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट की जाती है जनरेटेड वोल्टेज अगेंस्ट आर्मेचर करंट, मीन्स यहाँ पर कितना वोल्टेज है जनरेट हो रहा है और कितना यहाँ से करंट चेंज हो रहा है। तो एक्स एक्सिस पे यदि आर्मेचर करंट लें जो कि लोड करंट के बराबर ही है, तो और वाई एक्सिस पे जनरेटेड वोल्टेज लें तो आपको दिखेगा कि जब जीरो करंट है, जीरो लोड करंट है, तो ऐसे समय पर जो भी वोल्टेज यहाँ जनरेट हुआ था EO EG वो पूरा का पूरा यहाँ टर्मिनल पे मिल गया था VT। तो VT वॉज नथिंग बट दी नो लोड वोल्टेज। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं नो लोड जनरेटेड वोल्टेज। फिर हमने देखा था कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट या लोड करंट बढ़ता है आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आता है। तो इस आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट के कारण हमें टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा कम मिलता है। तो जैसे जैसे लोड करंट बढ़ेगा आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट बढ़ेगा और उसके कारण जो टर्मिनल वोल्टेज मिलना चाहिए उसकी वैल्यू कम होती जाएगी या जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाएगी।
क्योंकि जनरेटेड वोल्टेज रिड्यूस फ्लक्स के कारण कम होता चला जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, क्योंकि ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण हो रहा है ये रिडक्शन। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक मिली हमें Eg वर्सेस आर्मेचर करंट, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाती? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ जो मैंने प्लॉट किया है ये वाली लाइन, ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है मशीन की। मीन्स लोड करंट बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे लोड बढ़ेगा जनरेटेड वोल्टेज मीन्स आर्मेचर टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो कम होता चला जाएगा। अब देखते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होता है टर्मिनल वोल्टेज अगेंस्ट लोड करंट। तो लोड करंट बढ़ रहा है तो आर्मेचर करंट भी बढ़ रहा है। आर्मेचर करंट के बढ़ने के कारण यहाँ आप देखिए Eg माइनस IR है, मीन्स जो टर्मिनल वोल्टेज है वो रिड्यूस मिलेगा। तो हमारे पास जो Eg वोल्टेज था उसमें से हम IR ड्रॉप ले लेते हैं, तो हमें नीचे और भी नीचे VT की लाइन मिल जाएगी, और ये क्या कहलाती है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स हमें यहाँ से ये कंक्लूजन मिल रहा है कि लोड करंट के बढ़ने के साथ जो टर्मिनल वोल्टेज है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई जनरेटर है उस पर आप लोड बढ़ाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो लोड होता है, जैसे बल्ब है या लाइट है, तो कहीं ना कहीं वो डिम होती हुई दिखती है। क्यों होता है? क्योंकि जो टर्मिनल वोल्टेज है वो लोड के साथ रिड्यूस होता चला जाता है। यदि आप एक्सिस लोड लगा देंगे तो एक्सिस लोड करंट ड्रॉ होगा और वहाँ पर रिड्यूस वोल्टेज मिलेगा आपको टर्मिनल पे। तो ये था सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड कैरेक्टरिस्टिक। हम सेकेंड पार्ट में, इस लेक्चर के सेकेंड पार्ट में जो रिमेनिंग मशीन है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर मशीन, उनके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।